स्वागत है आप सबका टारगेट विद पीएस परिहार चैनल पर। मैं कीर्ति भूषण आप सबको पर्यावरण के पहलुओं से संबंधित जो जानकारियां हैं वो प्रदान कर रहा हूं। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण मतलब जिससे हम घिरे हुए हैं, हमारे चारों तरफ का जो भी वस्तुएं हैं, जीव जंतु, पहाड़ पर्वत, गर्मी, ये सब पर्यावरण में आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत हम जो मुख्य पहलुओं का अध्ययन करते हैं उसका नाम है पारितंत्र। और पारितंत्र क्या है? पारितंत्र एक तंत्र है जिसमें सजीवों का प्रभाव निर्जीवों पर पड़ता है और निर्जीवों का प्रभाव सजीवों पर पड़ता है। और इस पारितंत्र का अध्ययन करने वाला विज्ञान पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। तो आज हम लोग इकोलॉजी के संबंधित अवधारणाओं को पढ़ेंगे। क्या है इकोलॉजी या पारिस्थितिकी, इसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। पारिस्थितिकी एक नया विज्ञान है जिसमें हम पारितंत्र का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? पारितंत्र का अध्ययन करने वाला विज्ञान। पारितंत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। पारितंत्र को बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? करने वाला विज्ञान पारिस्थितिकी कहलाता है। अब पारितंत्र क्या है? सजीवों और निर्जीवों की क्रिया से जो तंत्र बनता है, या यूं कह लो सजीवों का प्रभाव, सजीव सब जानते हैं, जीव जंतु, सजीवों का प्रभाव निर्जीवों पर पड़ता है, निर्जीवों पर पड़ता है, निर्जीवों पर पड़ता है, और निर्जीवों का प्रभाव सजीवों पर पड़ता है। निर्जीवों का प्रभाव, निर्जीवों का प्रभाव, निर्जीव मतलब पदार्थ, कोई भी चीज है, पहाड़ पर्वत गर्मी, ये सब। निर्जीवों का प्रभाव सजीवों पर पड़ता है, सजीवों पर पड़ता है। इससे जो तंत्र विकसित होता है, इससे तंत्र विकसित होता है, उसे पारितंत्र कहते हैं। उसे पारितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। यह पारितंत्र की परिभाषा है। इकोसिस्टम कहते हैं, इकोसिस्टम। तो कहने का मतलब यह पारितंत्र का अध्ययन करने वाला विज्ञान पारिस्थितिकी कहलाता है। अगर हम पारितंत्र के बिना इसको परिभाषित करना चाहें तो क्या है? तो पारितंत्र के बिना अगर हम पारिस्थितिकी को परिभाषित करना चाहें तो जरा उसको भी समझ ले। एकदम सामान्य भाषा में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। पारितंत्र बिना अगर हम पारिस्थितिकी का परिभाषा देना चाहें, पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी तो तमाम सारे जीव जंतु हैं, इतने सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, खरगोश है, बकरी है, सारे किसी जीव का उसके आसपास के वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो पारिस्थितिकी क्या है? संबंधों का अध्ययन करता है, संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान, संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान, अब पूछा जाए किसके संबंध? तो जैसे बायोलॉजी में जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, ज्योग्राफी में हम निर्जीवों का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी में सजीवों का अध्ययन करते हैं और ज्योग्राफी में निर्जीवों का अध्ययन करते हैं। और ये पारिस्थितिकी दोनों का कॉमन है। देखो पारिस्थितिकी कहाँ आएगा? यहाँ पे। जैसे ये है हमारी जीव विज्ञान बायोलॉजी, और ये है हमारी भूगोल ज्योग्राफी, ये निर्जीवों का अध्ययन कर रही है। निर्जीव पहाड़ पर्वत पठार, इसका अध्ययन कर रही है। ये जीव जंतुओं का अध्ययन कर रही है। इनके जो संबंध है, ये बीच वाला भाग, कॉमन भाग, इसी को कहा जाता है पारिस्थितिकी। आपको अगर एक डायग्राम से भी दिखाने को मिले तो समझ गए। तो किसके संबंध है? सजीवों का निर्जीवों के साथ संबंध, या किसी जीव का उसके आसपास के वातावरण के साथ संबंध, किसी जीव का उसके पर्यावरण के साथ या उसके वातावरण के साथ, पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। ये पारिस्थितिकी की परिभाषा होगी। आप किसी भी जीव को ले लें
और जीव के आसपास गर्मी का क्या प्रभाव पड़ रहा है ये, और गर्मी से उस जीव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब जब हम अध्ययन करें तो उसको क्या कहा जाएगा, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। ध्यान रखना है, इकोलॉजी एक नया विज्ञान है जिसकी आजकल बहुत अधिक चर्चा चल रही है। इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। ध्यान रखना, इसकी भी पूछी जाती है कि इकोलॉजी कितने शब्दों से मिलके बना है, तो इकोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना है। इकोलॉजी, अंग्रेजी का जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी, इकोलॉजी दो शब्द से मिलके बना है। एक है ओइकोस, कोस, और एक है लोगस। ओइकोस और लोगस। ओइकोस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, ओइकोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। ओइकोस का अर्थ क्या होता है, सॉरी, ओइकोस का अर्थ होता है रहने का स्थान और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। ओइकोस का अर्थ क्या है, रहने का स्थान, रहने का स्थान, रहने का स्थान या निवास स्थान, और लोगस का अर्थ होता अध्ययन करना, स्टडी, मतलब किसी के निवास स्थान का अध्ययन करना। तो अगर आप किसी के संबंधों को जानना चाहते हैं, जैसे ये कैसा संबंध है इसके घर में, तो उसके घर के जाके आप देखोगे, अगर उसके घर में कपड़े फैले हुए हैं, सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, तो समझ जाओगे कि संबंध बड़े कैसे हैं, आप खुद समझ सकते हो, बड़े भी कटुतापूर्ण हैं। और अगर व्यवस्थित है, हर चीज करीने से सजाई हुई है, तो संबंध बड़े अच्छे हैं। तो वैसे जीव कैसे वातावरण में रह रहे हैं, अगर पूरा का पूरा पर्यावरण अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, प्रदूषण ज्यादा है, इसका मतलब जीव का संबंध खराब हो गया। जैसा मनुष्य आजकल कर रहा है, पर्यावरण को उसने उजाड़ दिया है, तूफान आ रहा है, वर्षा हो रही है, ये सब क्या है, ये मनुष्य ने पर्यावरण के संबंधों को खराब कर दिया, इकोलॉजी को खराब कर दिया। तो इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ओइकोस, एक लोगस। ओइकोस का अर्थ है अध्ययन करना और लोगस का अर्थ है विज्ञान, सॉरी, ओइकोस का अर्थ होता है रहने का स्थान और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। सबसे पहले इकोलॉजी का जो अध्ययन था वो अर्नेस्ट हेकल ने शुरू किया, इसलिए अर्नेस्ट हेकल को इकोलॉजी का जनक कहा जाता है। कौन है इकोलॉजी का जनक? इकोलॉजी का जनक कौन है? अर्नेस्ट हेकल। पूछा जाता है, ध्यान रखना, अर्नेस्ट हेकल को इकोलॉजी का जनक कहा जाता है। लेकिन जो इकोलॉजी शब्द है वो शब्द इन्होंने नहीं दिया था, इकोलॉजी शब्द किसी दूसरे ने दिया था। दरअसल अर्नेस्ट हेकल ने ओ इकोलॉजी शब्द यूज किया था, अध्ययन तो भले ही किया था, लेकिन शब्द कौन सा यूज किया था? ओ इकोलॉजी। तो अगर पूछा जाए इकोलॉजी का जनक कौन है, तब तो आप अर्नेस्ट हेकल लिखेंगे। लेकिन अगर पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? अगर पूछ लिया जाए कि इकोलॉजी शब्द का जनक कौन है, देखो दोनों में अंतर हो जाएगा। इकोलॉजी का जनक कौन है? इकोलॉजी के जनक हैं अर्नेस्ट हेकल, लेकिन इकोलॉजी शब्द का जनक है जॉन रिचर। जॉन रिचर, ध्यान रखना, जॉन रिचर, क्योंकि इन्होंने इकोलॉजी शब्द दिया था। अर्नेस्ट हेकल ने ओ इकोलॉजी शब्द दिया, जॉन रिचर को इकोलॉजी शब्द का जनक कहा जाता है, जॉन रिचर को। अब इकोलॉजी शब्द का जनक ये है, इकोलॉजी के जनक वो है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए इकोलॉजी की शुरुआत कहां से हुई, तो मान लो इकोलॉजी की शुरुआत अगर हम देखें तो सबसे पहले पेड़ पौधों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, इस बात की चर्चा वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस, उन्होंने की थी। इसलिए अगर पूछा जाए बताओ इकोलॉजी के दादाजी कौन है, ग्रैंडफादर, तो ये जो है थियोफ्रेस्टर, इन्हें इकोलॉजी का पितामह कहा जाता है। इकोलॉजी का पितामह कौन है? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही शुरुआत करी थी, नाम नहीं दिया था। इकोलॉजी का पितामह, पितामह मतलब क्या होता है? दादाजी या ग्रैंड फादर ऑफ इकोलॉजी। ग्रैंड फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? तो थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है?
थियोफ्रेस्टस इकोलॉजी के ग्रैंड फादर हैं, ध्यान रखना। अब अगर पूछा जाए भारत में इकोलॉजी के जनक कौन हैं, तो भारत में इकोलॉजी की शुरुआत जो थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामदेव मिश्रा द्वारा की गई। इसलिए भारतीय इकोलॉजी के जनक कौन हो जाएंगे, प्रोफेसर आर.डी. मिश्रा। ये भी आप बदलना पड़ेगा। भारतीय इकोलॉजी के जनक कौन है, इंडियन इकोलॉजी, भारत में इकोलॉजी के जनक, या भारतीय इकोलॉजी के जनक, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर आर.डी. मिश्रा लिखा रहता है किताबों में। पूरा नाम है रामदेव मिश्रा, रामदेव, बाबा रामदेव नहीं, रामदेव मिश्रा, ये अलग हैं। रामदेव मिश्रा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के थे, ये BHU के थे। इन्हों को भारतीय इकोलॉजी का जनक कहा जाता है। भारत में सबसे पहले अगर पूछा जाए किसने पर्यावरण की बात की, तो भारत में पर्यावरण की बात सबसे पहले चरक ने की थी। पर्यावरण संरक्षण की बात भारत में, पर्यावरण संरक्षण की बात भारत में सबसे पहले, भारत में चरक संहिता, चरक, तो चरक एक हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने बात की थी। लेकिन भारतीय इकोलॉजी के जनक ये हैं। तो ये हमारी कुछ बातें हुई इकोलॉजी। अब इकोलॉजी के दो भाग होते हैं, वो हमें देखने हैं। इकोलॉजी के कौन कौन से भाग हैं, तो इकोलॉजी की दो शाखाएं हैं। इकोलॉजी की शाखाएं हम पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी की शाखाएं। तो इकोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं, दो शाखाएं, ध्यान रखना। इकोलॉजी चाहे पारिस्थितिकी, बात एक ही है, पारिस्थितिकी, हिंदी में पारिस्थितिकी, अंग्रेजी में इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी की दो शाखाएं हैं, एक को कहते हैं स्वपारिस्थितिकी, स्वपारिस्थितिकी, ऑटो इकोलॉजी, एक कहते हैं समपारिस्थितिकी या साइनो इकोलॉजी, समपारिस्थितिकी, समपारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी या साइनो इकोलॉजी, साइनो इकोलॉजी, ध्यान रखना। स्व माने ऑटो, अंग्रेजी इसकी होती ऑटो इकोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी, और सम माने होती साइनो इकोलॉजी, स्व। तो जब हम किसी जीव की परिस्थितियों का अध्ययन करें, एक ही जाति का, उनके पर्यावरण के, जैसे हम ले कि हाथी का अध्ययन करें कि हाथी क्यों घट रहे हैं, हाथी क्यों बढ़ रहे हैं, हाथी पे किस चीज का प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको कहेंगे हाथी की स्वपारिस्थितिकी। लेकिन हाथी कहाँ पाए जाते हैं, हाथी भारत में कहाँ पाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ हाथी अभयारण्य है, हाथी का प्रभाव किस जीव पर, किस पे पड़ता है, हाथी प्रजनन कैसे करते हैं, इस तरह की चीजें जब हम करें तो समपारिस्थितिकी। तो किसी जीव या जाति का उसके पर्यावरण के साथ संबंध, पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन स्वपारिस्थितिकी कहलाता है, पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। और जब किसी स्थान में जितने जीव पाए जा रहे हैं, या किसी क्षेत्र में, किसी स्थान या क्षेत्र या पारितंत्र में पाए जाने वाले सभी जीवों का उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करें, पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करें, उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करें, तो उसे कहा जाएगा पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाएगा, समपारिस्थितिकी। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा होगा सबको सब। नेक्स्ट, अब अगर हम देखें तो इसके फिर तीन भाग हैं। ये समपारिस्थितिकी के तीन भाग हैं, कौन कौन से, जरा इसको समझ लें। ये एक टॉपिक आपका पूरा हो जाए, जिससे पारिस्थितिकी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको समझ सकें। एक है जनसंख्या पारिस्थितिकी,
जनसंख्या पारिस्थितिकी, जनसंख्या पारिस्थितिकी, जनसंख्या पारिस्थितिकी, एक है समुदाय पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी, और एक है पारितंत्र पारिस्थितिकी, पारितंत्र पारिस्थितिकी, पारितंत्र पारिस्थितिकी। तीन भाग हैं इसके, पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, ये है कम्युनिटी इकोलॉजी, कम्युनिटी, कम्युनिटी इकोलॉजी, ये कम्युनिटी इकोलॉजी, ये कम्युनिटी इकोलॉजी, कम्युनिटी माने समुदाय, और यहां है पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो क्या है ये? किसी जीव की पॉपुलेशन का अध्ययन करें। अब पॉपुलेशन किसे कहते हो मैं बता रहा हूं, समुदाय किसे कहते हैं वो भी बता रहे हैं, और पारितंत्र किसे कहते हैं ये। तो किसी जीव की जनसंख्या किसे कहते हैं, पूरी जनसंख्याओं का अध्ययन करें कि जैसे शेर कहाँ पाए जा रहे हैं, कहाँ घट रहे हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं। तो ये जनसंख्याओं का अध्ययन पढ़ें, किसी स्थान पर पाई जाने वाली विभिन्न जनसंख्याओं का अध्ययन करें, किसी स्थान की जनसंख्याओं का अध्ययन। अब क्या होती जनसंख्या भी बता रहे हैं, जनसंख्या का अध्ययन, जनसंख्या का जैसे क्या है, जैसे एक जगह पे शेर पाए जाते हैं तो शेर की एक जनसंख्या होगी, हाथी पाए जाते हैं तो हाथी अलग जनसंख्या होगी। तो जनसंख्या का मतलब होता है वे सदस्य जो आपस में प्रजनन करके संतान को जन्म दे सकते हैं, एक जैसी जनसंख्या वाले जीव कहलाएंगे। तो शेर की जनसंख्या अलग है, हाथी की जनसंख्या अलग है, हिरणों की जनसंख्या अलग है, ये सब तो इसमें ग्रुप हो गया। देखो उसमें शेर का अकेला अध्ययन करेंगे, इसमें जनसंख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे ही समुदाय का अध्ययन और पारितंत्र का अध्ययन, समुदाय अध्ययन और ये पारितंत्र अध्ययन। अब इनको हम जरा पढ़ रहे हैं, इकोसिस्टम स्टडी। तो क्या है जनसंख्या, जरा इसको हम समझ लें। जनसंख्या क्या है, ध्यान से लें, जनसंख्या क्या है, जनसंख्या क्या है इसको हम देख रहे हैं। नेक्स्ट हम इसको जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या क्या है ये देखेंगे जरा। तो अगर हम देखें तो जनसंख्या जो है, जनसंख्या, समुदाय और पारितंत्र, हम इन तीन की थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं। जनसंख्या जीवों का ऐसा समूह, जीवों का ऐसा समूह जो संतान पैदा कर सकते हैं, संतान पैदा कर सकते हैं, कर सकते हैं, जनसंख्या बनाता है, जनसंख्या बनाता है। जैसे हाथी की एक जनसंख्या होगी, हाथी अलग जनसंख्या वाले माने जाएंगे, शेर अलग हाथी की जनसंख्या अलग होगी, शेर की जनसंख्या अलग होगी, हिरणों की जनसंख्या अलग होगी। क्लियर हो गया। अब अगर पूछी जाए समुदाय क्या है, समुदाय, समुदाय, समुदाय क्या है, समुदाय, तो समुदाय शब्द मतलब है कि निश्चित स्थान हो गया, कम्युनिटी, एक निश्चित स्थान पर रहने वाली, निश्चित स्थान पर रहने वाली विभिन्न जनसंख्याएं, रहने वाली विभिन्न जनसंख्याएं, विभिन्न जनसंख्याएं क्या कहलाती हैं, समुदाय। जैसे हाथी भी रह रहे हैं, तो अगर कह दिया जाए किसी वन का नाम ले लिया जाए, सुंदर वन में रहने वाले हाथी, तो सुंदर वन जहां हमने एक निश्चित स्थान बोल दिया तो समुदाय बन गया। इसके बाद पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र, देखो जनसंख्याओं का समूह समुदाय होता है, और समुदायों का समूह, समुदायों का समूह एवं उनके पर्यावरण के संबंधों से बनने वाला तंत्र पारितंत्र कहलाता है। मतलब बहुत सारे समुदाय होने चाहिए।
जैसे समुदाय क्या होना चाहिए, जैसे तालाब का पारितंत्र, तालाब का पारितंत्र हो जाएगा अलग, घास का पारितंत्र, घास का पारितंत्र हो जाएगा अलग, वन का पारितंत्र हो जाएगा अलग, मरुस्थल का पारितंत्र हो जाएगा अलग। तो अलग अलग पारितंत्र है मरुस्थल का पारितंत्र। तो आज हम लोग ये पारिस्थितिक